हेलो विद्यार्थी, कैसे? चलिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट ही है विद्यासागर यानी रामान सर का प्रैक्टिस सेट है। ये दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिहार दरोगा के लिए और बिहार के सभी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी दरोगा बीपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इस सेट को करते हैं हम। और दो सेट डाल दिया गया है प्ले लिस्ट में, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फिलिप वक्र किनके मत संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। किसके मध्य? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। किसके? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। चलते हैं दूसरे की ओर। जनहित याचिका पीएलआई कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? पीएलआई पीएलआई कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। कहाँ? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में किया जा सकता है। यह किसने दिया था? ये पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? याद रख लीजिएगा, पीएन भगवती और बी आर कृष्णा अय्यर के द्वारा। बी आर कृष्णा अय्यर के द्वारा ये दिया गया था। कौन सा? ये जनहित याचिका, लोकहितवाद या जनहित याचिका की अवधारणा मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर के द्वारा दिया गया था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है वो और न्यायालय में नहीं जा सकता है, तो इस स्थिति में अन्य व्यक्ति या गैर सरकारी संगठनों को यह अधिकार है कि वो पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्याय की मांग कर सकता है। चलते हैं तीसरे की ओर। क्या कहता है तीसरा? भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की गई? न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में। कहाँ? न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु में। चौथा, बथुकम किस राज्य का पर्व है? ये बथुकम तेलंगाना राज्य का पर्व है। कहाँ का? तेलंगाना राज्य का। ये पर्व त्योहार से जो भी होगा महत्वपूर्ण रहता है, याद रख लीजिएगा। बथुकम कहाँ का है? तेलंगाना राज्य का। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय किया हुआ? टिहरी रियासत का भारतीय संघ में 1 अगस्त 1949 को विलय हुआ था। कब? 1 अगस्त 1949 को। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत है स्टीमा कोशिकाओं का? यह है अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिका है। ये सब क्वेश्चन का सेट है फ्रेंड्स। ये आप भी लगाइएगा साथ में और कमेंट कीजिएगा कितना आपका बनता है, कितना सही होता है। चलिए 7वां नंबर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? ये किस प्रकार किया जाता है? इन सीटू संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? ये कौन है? अनुच्छेद 49। कौन है? अनुच्छेद 49 स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। यह नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कितना अनुच्छेद से? अनुच्छेद 36 से 51 में कहा गया, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ये भाग 4 में है। चलते आगे। ये हो गया 8 9। उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की एक समान विशेषता थी? उज्जैन प्रतीक किसके सिक्कों की समान विशेषता थी? ये सातवाहन का। 10वां नंबर। ट्विडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ट्विडल शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में होता है। चलते 11 की ओर। हकीम वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? हकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये हकीम वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वो वापस नहीं आ सके। यह किसका था? यह राजपूत का, राजपूत पुरुषों के लिए। 13, एक व्यक्ति जो फेनिल
क्यूटोनिरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? ये मानसिक जड़ता से पीड़ित है। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशंस को इंटरनेट और में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता क्या कहलाता है? ये टीसीपी/आईपी कहलाता है। क्या? टीसीपी/आईपी कहलाता है। 15 हो गया, चलते हैं। 14 हो गया, 15 चलते हैं। तबकात अकबरी किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तबकात अकबरी किसने लिखी? ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। किसने? निजामुद्दीन अहमद ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। इसको सर आर्थर कॉटन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म ढूंढना है। ये डोडी ताल उत्तरकाशी सही है, बेनी ताल चमोली सही है, बासुकी ताल दूर प्रयाग सही है, देवरिया ताल ये टिहरी नहीं होगा। देवरिया ताल टिहरी में स्थित नहीं है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ये भी ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। 18 तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल कहलाता है। इसे प्राचीन काल में चोल मंडल भी कहा जाता था। चोलों के कारण इसे प्राचीन काल में चोल मंडल भी कहा जाता था। भारतीय संघ विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? ये अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को भी, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को भी, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं को भी, यानी सभी को। चलते 20वें की ओर। कोपेन के जलवायु परिवर्तन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? यह है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। 51 सॉरी 21 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ था? कृषि का सर्वप्रथम उत्पादन ये नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में। समानांतर फसल का एक उदाहरण है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समानांतर फसल का इसमें कौन सा उदाहरण है? गेहूं और सरसों, मतलब एक ही फसल में एक और फसल को बोया जाता है, यानी गेहूं और सरसों। चलते हैं 23। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई लगती है। इसका कारण क्या है? यह हो जाता है पुतली का कारण परिवर्तन के कारण होता है, लेकिन आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना होता है। तो पुतली सिकुड़ता है तो उसी कारण होता है, लेकिन इस नहीं दिया, इसमें आंसर दिया गया आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना है। क्योंकि अंधेरे कमरे से प्रकाश रोशनी में जाता है तो पुतली सिकुड़ जाता है, और जब आप लाइट से जब डार्क में आइएगा तो पुतली सिकुड़ी हुई रहती तो फिर फैलना प्रारंभ करती है, इसलिए दिखने लगती है। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना होगा, इसका राइट आंसर है। चलते 24। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। इसका राइट आंसर विस्थापन जब बल की दिशा में होती है, क्योंकि जब जब बल इधर जाएगा और विस्थापन भी इस तरफ ही होगा तो ये पॉजिटिव होगा। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ये ऑर्गेनिक अम्ल साइट्रिक अम्ल एक ऑर्गेनिक अम्ल है। कौन सा है? साइट्रिक अम्ल एक ऑर्गेनिक अम्ल है। 26। निम्न में से सही कथन है। सही कथन कौन सा है? ये उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। ये नॉर्थ पोल और उत्तरी पोल, साउथ पोल। चलते हैं आगे। 27। शैलीबीज सागर जहाँ हुआ है, शैलीबीज सागर कहाँ है? ये शैलीबीज सागर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। 28। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ये अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये नहीं आता है। तो यही आंसर हो जाएगा। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना आता है। एकत्र जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी आता है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये सही है। 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह इसमें इसमें कौन सा कथन है? यह क्या कहा गया है? कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उस समय बम्बई था नाम, बम्बई में हुआ था। यह प्रथम अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। यह सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। यह सही है। दूसरा ये सही है, दादा भाई नौरोजी। ये कब किए थे? ये कलकत्ता अधिवेशन 1886 में किया था। कलकत्ता अधिवेशन के 1886 में, ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 29 दूसरा हो, ये दूसरा सही है। चलते हैं और देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में ईस्वी 16 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, ये सही है, अर्थात 2 और 3 सही है। 30 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257। क्या? अनुच्छेद 257, जिसमें कहा गया भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? भारत सरकार द्वारा सेवा कर लगाया जाता है, शिक्षा कर भी लगाया जाता है, सीमा कर भी लगाया जाता है, टोल टैक्स यह भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ये सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा शुल्क लगाया जाता है, आयकर भी लगाया जाता है, निगम कर, धन कर, ये सब ये ये भारत सरकार द्वारा नहीं है, स्टेट सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टोल टैक्स लगाया जाता है। इसलिए याद रख लीजिएगा, ये टोल टैक्स ये भारत सरकार का नहीं है। चलते आगे, ये हो गया 31, 32। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोल टैक्स। किस बंगाल के नवाब को कुलीन वर्ग का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बंगाल के नवाब को कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है? ये मुर्शिद कुली खां को। किसको? मुर्शिद कुली खां को। चलते आगे 33। किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड का अधिकतम भार कब होता है? किसी पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में होगा। इसमें हाइड्रोजन में। 34 नंबर, परम शून्य ताप क्या है? यह परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? अपनी त्वचा से कौन लेता है? ये मेढक लेता है। कौन? मेढक। मेढक त्वचा से सांस लेता है। गलफड़ास भी सांस लेता है। ये पानी में गलफड़ास है और जब धरती के अंदर चला जाता है तो ये त्वचा से सांस लेता है। चलते हैं आगे, ये हो गया। मेढक त्वचा के अतिरिक्त फेफड़ा एवं मुख गुहा से भी, मुख द्वारा भी सांस लेता है, गलफड़ास भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है। 35 हो गया। 36, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ये दीर्घ अस्थि में बनती है। इमिसला दर्रा, क्या कहा गया? इमिसला दर्रा किस राज्य या संघ राज्य में है? इमिसला दर्रा ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख संघ शासित प्रदेश में। भारत और चीन के बीच है। कहाँ है ये इमिसला दर्रा? भारत और चीन के बीच। कहाँ? भारत के लद्दाख और चीन के तिब्बत के बीच है। 38, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रोलेट एक्ट लाने का राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। ये कब आया था? रोलेट एक्ट लागू 19 मार्च 1919 को। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ये अगस्त ऋषि को कहा जाता है। किन्हें? अगस्त ऋषि को कहा जाता है। 39, 40, सुल्तानी युग में बौद्धों कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी?
ये थेरवाद था। कौन था? थेरवाद। निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है? ये नेचुरल हिस्टोरी का वर्णन करता है। 42। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? ये सरकारिया आयोग। कौन? सरकारिया आयोग ने समर्थन किया। यह कब आया था? 1983 में न्यायाधीश रंजीत सिंह सर की सिफारिश में, की अध्यक्षता में यह आयोग का नियुक्ति किया गया था। कब? 1983। ये भी रख लीजिएगा याद। कब? 1983। यह संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लिखित है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें आता है? अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 263। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है। मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है कहा जाता है। ये नीति कटौती प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव। 44। बजट एक लेख पत्र है। क्या है? बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। 45। वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। यह कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कठोर और मजबूत। ये स्क्लेरन कायमा बनाता है। कठोर और मजबूत बनाता है, स्क्लेरन कायमा। यह स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरन कायमा उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरित तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसमें जीव दर्भ नहीं होता। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, इसलिए यह मजबूती प्रदान करता है। चलते हैं 46, 43। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये मेंडलीव को जाता है। किसको? डोमिट्री मेंडलीव को। लेकिन ये जो आज का है लेवोजियर का है, किनका है? मोसले का है। मोसले का परमाणु सिद्धांत है। मोसले का आधुनिक आधुनिक केमिस्ट्री का फादर, या परमाणु परमाणु संख्या का जो आवर्त सारणी का, इसी को फादर कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का फादर मोसले को। वर्साय की संधि कब हुआ था? ये वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। कब? 28 जून 1919 को हुआ था। 49। भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज को कौन सी है? यह है काराकोरम। काराकोरम रेंज, भारत एवं तुर्कमेनिस्तान के बीच। 50। निम्नांकित में से कौन सा सही है? यह सही चूज करना है। आरंभिक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, यही सही है। सूत पिटक 7 निकाय में बटा हुआ? जी नहीं है, सूत पिटक 5 निकाय में बटा हुआ। कितना? 5 निकायों में। चलते हैं आगे। घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घट में रूपांतरित पर्णवृंत। कौन? पर्णवृंत। जो पत्ती रहता है, उसके बाद ये ढक जाता है घड़ा के रूप में फ्रेंड्स, और इसमें नाइट्रोजन के जहाँ जहाँ जिस पौधे को नाइट्रोजन की कमी होती है वही सब कीड़ा मकोड़ा सब प्राप्त कर लेता है। नेपेंथिस नामक घटपर्णी पौधे कीटहारी है। चलते आगे। 52। पीतपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ये पीतपिंड अंडाशय। कहाँ? अंडाशय। बैंक दर होती है। बैंक दर हुआ दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को पुनः कटौती करता है। 54। वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किसका? 1861 का ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। वायसराय को विधि बनाने का अधिकार मिला 1861 का
1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। चलते हैं आगे। ये 55, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो क्या होता है? जब अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा हो जाता है, मतलब कोई वस्तु विदेश से देश में नहीं आ सकता है, आएगा तो महंगा आएगा, जिससे सरकार को प्रॉफिट होगा। और निर्यात सस्ता हो जाता है। निर्यात सस्ता मतलब अपना सामान बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जब देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, किससे? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। NaCl एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, जिसमें सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल की वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक उत्पादन होता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% भाग नमक होता है। किसमें? 75% भाग नमक होता है समुद्री जल में। चलते हैं 57, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कॉर्पलस है। क्या है? पुंकेसर और कॉर्पलस। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होते हैं। ये मेटाफेज। क्या? मेटाफेज। 59, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। किस भारतीय ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ये किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। करजन की तुलना औरंगजेब से किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलते हैं आगे। 61, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। कब? पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के दौरान 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये भी पूछ सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना याद रख लीजिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना कहाँ कितना से कितना? 1974 से 79। कितना? 1974 से 79। 62, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। 63, सीताध्यक्ष का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। सीताध्यक्ष का संबंध यह है भूमिकर विभाग से। किससे? भूमिकर विभाग से। चलते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? ये कैश स्मृति है। 65, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 66, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के बाद मोहम्मद शाह चिनकिलिच खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? ये आसफ जाह। अनर्जित आय, अनइम्ड इनकम नहीं पाई जाती है इसमें, ये हो जाएगा समाजवादी में। इसमें समाजवादी में। 68, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया था? पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मलयालम भाषा में दिया गया था। किसमें? मलयालम भाषा में। 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को। किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहली बार मलयालम भाषा में। 69, किसी संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंधी प्रावधान किया गया।
ये 7वें संविधान संशोधन, इसमें 7वां संविधान संशोधन ये हो गया। अब चलते हैं 70 की ओर। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? यह एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जोड़ना। चलते हैं 71, ये मैथ आ गया। एक्स क्यू प्लस 3x/1/0 होता है, एक्स क्यू प्लस 1/x का मान निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो x अगर डिवाइड मारेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1/x बराबर 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यह इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, मतलब x प्लस 1/x का होल क्यू। तो इसका क्या कितना आंसर है? इसका दिया है वैल्यू -3 का होल क्यू और फिर -3ab। ए बी तो एक्स और 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 3ab और इंटू ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस 1/x का वैल्यू -3 है। तो इसको हल करेंगे कितना? -27 माइनस माइनस प्लस 9, इसका वैल्यू आ जाएगा -18। इसका राइट आंसर हो जाएगा -18। चलते हैं 18/72। 18 व्यक्ति 24 घंटे में किसी काम का 2/3 भाग कर सकता है, तो 16 आदमी कितने घंटे में शेष काम को समाप्त कर पाएंगे? तो 18 व्यक्ति 24 घंटा में कितना काम करता है? 2/3 भाग करता है। तो कहा गया 16 आदमी कितने दिन में? तो इसको घंटा को दिन को टी मान लेंगे और शेष काम 2/3 है, तो शेष काम कितना बचेगा? 1/3। तो 3 कैंसिल और ये 8 दूना 16, 8 तिया 24, ये 2 से 2 9 18, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 तिया 27/2, मतलब 14.5 दिन। 14.5 दिन 13.5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13.5 दिन। ये 72 हो गया। 73 की ओर चलते हैं। 10 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? 10 भुजा वाले विकर्णों की संख्या फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। n इंटू एन माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा? 10 गुने 7/2, तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। याद रख लीजिएगा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। n इंटू एन माइनस 3/2। किसी कंपनी के 80 कर्मचारियों का औसत वेतन 3600 रुपया है। यदि कंपनी के 2 प्रबंधकों के वेतन को मिला दे तो औसत 800 रुपया बढ़ जाता है। तो दोनों प्रबंधकों का औसत वेतन क्या है? अगर 80 कर्मचारियों इतना है, 80 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 3600 रुपया है। यदि कंपनी के 2 प्रबंधकों को वेतन मिला दे, कंपनी के 2 प्रबंधक और जुड़ गया, मान लीजिए x प्लस वाई जुड़ गया, मिला दे तो औसत वेतन यानी 80 तो 82 हो जाएगा, उसका औसत वेतन 800 रुपये बढ़ गया। 3600 और 800 कितना? 814, 4400 रुपया हो गया। तो अभी x प्लस वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, इसको इससे गुना कर दिया और इसको इससे गुना करने पर तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? और इसका जो वैल्यू है ये इतना, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3600 गुने 80, ये 3600 गुने 80, 80 गुना 3600, ये हो जाएगा x प्लस आई, और ये माइनस में आ जाएगा, ये 4400 गुने 8200, यानी सॉरी 8200 गुने 4400, ये घट जाएगा और यही निकलेगा x प्लस वाई, और इसमें 2 से भागा दे देंगे तो औसत वेतन निकल जाएगा दोनों का, दोनों प्रबंधकों का औसत वेतन। तो 2 से तो ऐसे भागा मारेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 22 कट जाएगा और ये 18। आप इसको कीजिए, 100 कॉमन ले लीजिए, 100, तो ये 22 गुने 82 कितना? 42 के 4, बाकी 4, अब बैठी 56, 8 2 16 बाकी है, 16 बैठी 76 से, और यहाँ 2 44, 4 था 76, यानी 180 माइनस
18 गुने 8, 44, 144 एगो सुनना है, तो ये घटा दीजिए 4, ये 6, ये 7, 3 गुने 100 इसमें कर दीजिए, तो कितना आएगा 36,400। ये आंसर हो जाएगा 36,400। चलिए 75 को देखते हैं अब। 75 में क्या कहा गया? 15 लड़कों के समूह में 7 क्रिकेट खेलते हैं, कितने प्रकार से 12 लड़के चुने जा सकते हैं जिसमें से कम 6 क्रिकेट खेलने वाले अवश्य हो? क्या कहा गया? 6 क्रिकेट खेलने वाले अवश्य हो। इसको हम इस तरह लेंगे, 15 लड़कों के समूह में 7 क्रिकेट खेलते हैं, कितने प्रकार से 12 लड़का चुनना है, 15 में से 12 लड़का कोई चुनना है जिसमें कम से कम 6 क्रिकेट खेलता है, यानी कम से कम 6 और उससे ज़्यादा भी खेल सकता है। तो पहले ले लेंगे 7 क्रिकेट खेलता है तो 7 कॉम्बिनेशन 6, तो 7 इसमें क्रिकेट खेलता है, उसमें से 6 क्रिकेट को हम ले लिए, 6 क्रिकेट खेलने वाले को, तो फिर बचेगा, लेकिन अभी 7 ही लड़का लिए हैं, अभी तो 5 लड़का और लेना है, तो 5 लड़का चुनेंगे, ये बाकी बचा ये 7 लड़का, 7 क्रिकेट खेलता है 15 लड़कों में से, 7 तो ले लिए, बचा बाकी 8 लड़का, 8 लड़का में से 6 लड़का और लेना, क्योंकि 6वें लड़का लिया है अभी, क्योंकि 6 क्रिकेट खेलता है तो 6 लड़का ही लिए तो 6 हो गया, फिर प्लस ये 7 कॉम्बिनेशन 6 गुने 8 कॉम्बिनेशन 6, फिर प्लस अगर हम 7 क्रिकेट में से 7 क्रिकेटर को ही ले लेंगे, और लेकिन अभी तो 7 बॉयज ही चुने हैं, तो अभी कितना 12 नहीं चुना, तो यानी 5 बॉयज 8 चुना, तो बचेगा कितना? अभी 8 और बचा हुआ है, क्योंकि पूरा लड़का तो 12 लड़का है, 15 लड़का है, अभी 8 लड़का और बचा हुआ है, उसमें से सिर्फ अब 7 को ले लिए तो 5 को ही लेना है, तो अब इसको निकाल दीजिएगा, तो ये निकाल के आया, ये निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? ये 7 कॉम्बिनेशन 6 कब आएगा? 7 गुने एगो 8 को निकालिएगा तो 8 गुने 7, तो 8 गुने फैक्टोरियल 7 और नीचे फैक्टोरियल 6, तो ये 8 गुने 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 8 गुने 7 और फैक्टोरियल 6, नीचे भी आता है 8 माइनस फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल फैक्टोरियल 8 माइनस 6 यानी 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाता है, प्लस फिर उसी प्रकार 7 और गुने उसी तरह 8 गुने 7 गुने 6 कर देंगे, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 252। याद रख लीजिए, सॉरी याद नहीं इसका, क्योंकि एक बार और देख लीजिए, अच्छा से इसको और एक बार देख लीजिए, यहाँ जगह देखिए, देखिए पहले 15 लड़का था, उसमें से 7 क्रिकेट खेलता है, 15 में से 7 क्रिकेट खेलता है, कितने प्रकार से 12 लड़का सेलेक्ट करना है, हमको 15 में से 12 लड़का को सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें से 6 क्रिकेट कम से कम 6 क्रिकेट खेलता है, मतलब उससे ज़्यादा को भी ले सकते हैं, लेकिन कम 6 क्रिकेट खेलने वाले से कम नहीं ले सकते हैं, तो हम पहले क्रिकेट वाले से ही लेंगे, तो 60 क्रिकेट खेलता है तो 7 कॉम्बिनेशन उसमें से 6 क्रिकेट खेलने वाले को हम ले लिए हैं, तो अभी तो हमको 6वें स्टूडेंट मतलब लड़का लिए, तो 6 लड़का अभी और बचा हुआ है, गुना करेंगे तो इसका मतलब 8 होता है, मतलब 6 7 लड़का, अब बचा कितना? 7 में से 6 को ले लिए क्रिकेटर को, तो 7 लड़का ले लिए, तो अभी 15 लड़का में से 8 लड़का और बचा हुआ है, उसमें से 6 लड़का और ले लिए, तो ये 6 6 12 लड़का सेलेक्ट हो गया 15 में से, फिर प्लस मतलब दो तरह से ले सकते हैं, एक तरह से इस तरह, या मतलब होता है सॉरी, या और मतलब होता है प्लस, और फिर ये अगर हम 7 क्रिकेट में से सातों क्रिकेटर को ही ले लेंगे, लेकिन अभी तो 7 ही बॉय को लिए हैं, और बचा कितना? अभी 7, 7 में से 7 को ले लिए, तभी 8 और बचा हुआ है, 8 में से अब 12 लेना है तो 5 को लेंगे, चूँकि 7 तो ले लिए, यही हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 252 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं 76 की ओर। वियना किस देश की राजधानी है? ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, किसका है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। 16 गज हिट पद किससे संबंधित है? 16 गज हिट पद यह हॉकी से संबंधित है, किससे? हॉकी से संबंधित है। चलते हैं, यह 78 क्या है? यह रीजनिंग दिया गया है। यह 6 मित्र ए बी सी डी और यह पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं, ये पूरब तो मान लीजिए पूरब इधर है राइट साइड, तो यह ए बी सी डी पूरब की ओर मुँह करके बैठे एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है, अगर 1 2 3 4
5 6 है, 2 2 4 6 मिति A B C D, ई छूट गया लगता है इसमें, ई भी होगा, ई और एफ पूरा को एक पंक्ति में बैठे, सी बीच में है, ए और ई के, ए और ई के बीच में सी है, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, यानी एफ दाएं छोर पर नहीं है, पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठा है, पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठा है, ए और ई सी, ए और ई के बी ई के निकटतम दाएं है, बी ई के निकटतम डी दाएं डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, और एफ दाएं छोर पे नहीं है, एफ यानी इस छोर पे नहीं है, एफ तो इस छोर पे नहीं, तो एफ इधर ही होगा, किधर ही, तो बी ई के निकटतम दाएं लेते हैं, बी ई के निकटतम दाएं, अगर ई लेते इधर तो बी ई के निकटतम दाएं इधर हो जाएगा, सी बीच में ए और ई के, ए और ई के बीच में है, तो ये ई यहाँ से लेते हैं, अगर ई यहाँ से लेते हैं और ए सी ए और ई के बीच में हो गया, और बी ई के निकटतम दाएं हो गया, बी ई के निकटतम दाएं हो गया, लेकिन डी के बाईं ओर है, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के निकटतम बाएं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, अगर एफ दाएं छोर पर नहीं तो इसको और नीचे ला दीजिए, तो एफ बाएं छोर पे होगा, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, यहाँ पे डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, इस तरह होगा, अगर ये बाएं छोर पे अगर यहाँ चूंकि एक बचा था, यहाँ पे एफ नहीं आ सकता है, एफ जब एफ कहा गया कि एफ दाएं छोर पे नहीं है, तो पहले ये यहाँ से आ जाएगा, शुरू होगा, फिर यहाँ शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सी बीच में, बी ई के निकटतम दाएं बैठा है, सी ए और ई के बीच में है, सी ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में सी है, और बी ई के निकटतम दाएं है, तो बी ई के निकटतम दाएं हो गया, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो ये डी के बाईं ओर हो गया बी, तो एफ तो इस छोर पे अब है नहीं, तो एफ कहाँ चला जाएगा, बाएं छोर पे चला जाएगा, तो पूछा है दाएं छोर पे कौन है, तो दाएं छोर पे ये डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाएं छोर पे डी हो जाएगा। थीन बांध जिस नदी पे हुआ है, थीन बांध किस नदी पे है, ये थीन बांध रावी नदी पे है, किस पे, थीन बांध रावी नदी पे है। चलते हैं 80, एक घड़ी दोपहर इतना बजे समय दर्शा रही है, 1:30 बजे समय का दर्शा रही है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो, अगर इस तरह है घड़ी, 1:30 बजे समय, 1:30 कब होता है, ये 12 है, ये 1 है, और ये 30 मिनट होता है, तो 1:30 बजे, 1:30 तो यहीं बजेगा जब 1 और 2 के बीच में रहेगा एक सुई, और इस तरह रहेगा, तो समय दर्शा, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई अगर इधर साउथ मान लेते हैं, मिनट की सुई दक्षिण की ओर, तो बताए घंटे की सुई किस दिशा में होगा, क्योंकि ये तो नॉर्थ ऊपर होता तो ये साउथ, ये तो सही है, तो फिर ये भी सही होगा, अगर साउथ इधर ही हो, नीचे इस तरफ ही साउथ होता, और मिनट की सुई भी इधर ही कह रहा है, साउथ है, दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा, क्योंकि 1:30 बज रहा है, तो घंटे की सुई हो जाएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट है, क्योंकि ई के यहाँ 3 बजेगा तभी यहाँ 90 डिग्री पे ईस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पे नहीं ईस्ट होगा, क्योंकि कोई भी, तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये बीच में है 1:30 ना, तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी उत्तर और पूरब, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पूरब। 81 की ओर चलते हैं, वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, यह भारत के द्वारा किया जा रहा है। चलते हैं, ये 2022 में उज्बेकिस्तान ने किया था, और फिर भारत को सौंप दिया है उसकी अध्यक्षता। चलते हैं 82, 17वीं एशियर 2022 का रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, यह शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। चलते हैं 83, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कंपनियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है,
केंद्र सरकार ने हाल में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत की मंजूरी दी है? ये 3% के लिए बढ़ाया है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? ये चंडीगढ़ में किया है। कहाँ? चंडीगढ़ में। 85। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जियो स्टेशनरी भारतीय भूवैज्ञानिक जियो स्टेशनरी ऑफ इंडिया जीएसआई ने ये जीएसआई होता है जियो जोग्राफिकल क्या होता है, सॉरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? GOLIGIC जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब हुआ था? 1851 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में क्या कहा गया है? भारतीय जीएसआई ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किया। भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गया? कितने हो गए? ये 34 हो गया है। भारत के कई गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ये WHO का नियुक्त किया गया है। 87। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? ये किसने मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के बनियार समुदाय के लिए 10.5% प्रशिक्षण प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है? सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य के बनियार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है? ये तमिलनाडु के बनियार समुदाय को। 89। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्यजीवों को कानूनी से अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वन्यजीवों को कानूनी अधिकार। ये कौन हो गया? इक्वाडोर। कौन हो गया? इक्वाडोर वन्यजीवों को कानूनी अधिकार दे दिया है। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। 91। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये ग्रीस का। विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस 2023 ये 1 जून को। कब? 1 जून को। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। 93। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भारत को 67वां स्थान मिला है। कौन सा? 67वां। 95। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसने? शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। ये इसका मतलब क्या है? स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन लेने वाले युवाओं को न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 96। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलते हैं आगे। 97। सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह रश्मि शुक्ला को। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जयसीत सिंह। 99। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये सुबनसिरी ये किससे कहाँ हो जाएगा? ये ए और बी दोनों अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश एवं असम दोनों हो जाएगा। 2000 का मेगावाट की क्षमता वाली सुबनसिरी लोअर ये अरुणाचल प्रदेश तथा असम में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम कर लिए हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट था। ये रहमान सर पटना पढ़ाते हैं। इनका भी दरोगा के लिए बहुत ही जाने जाते हैं।
चलिए उनका सेट का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट था। हाल में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है? हाल में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है? ये उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।